of BJP is not that the fault lies with Indira Gandhi, who liberated Bangladesh in 1971. ये बीजेपी का नॉर्मल रिएक्शन होता है, वैसा ही रिएक्शन आप देख रहे हैं. एक मिनट मान लीजिए, और मैं बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन मान लीजिए कि ये हुआ वो हुआ 62 में, 65 में, 71 में. आप और हम बात कर रहे हैं 2020 की. हाँ माननीय गृह मंत्री, आप सही हैं, क्योंकि आप और आपका मंत्रालय और माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का मंत्रालय कोई तथ्यों को शेयर नहीं करता विपक्ष से, इसलिए हमारा संज्ञान काफी सीमित है. उसके बाद जब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं तो आप तथ्यों पे नहीं बताते, पैंगसोंग के बारे में, गलवान के बारे में, उस तारीख और इस तारीख के बारे में, अहमदाबाद के झूले के बारे में, महाबलीपुरम की सैर के बारे में. आप बात करते हैं 62 के बारे में और 65 के बारे में और 71 के बारे में. अब उसका उत्तर हमारे पास नहीं है. हम अब स्वीकार करते हैं हम गिल्टी पार्टी हैं, हमारा उत्तर नहीं है, लेकिन कम से कम इस गणतंत्र में आज जवाब तो दीजिए आप. क्या ये जवाब है किसी रूप से? और अगर 10 यूनिट क्षेत्र गया 62 में, जो मैं नहीं मानता, उसके कई और पहलू हैं, तो क्या वो तर्क है आज 5 यूनिट क्षेत्र देने का चीन को 2020 में? Let me say this in English because somebody asked the same thing. I had this, the answer to this is in 2 parts. I had tweeted today morning a tweet which said, "Thank God for small mercies." When the BJP learned that there are international, unconnected, independent reports being published about possibly Bangladesh exceeding per capita GDP of India, I said, thank God for small mercies that they are not saying that this is happening because Indira Gandhi liberated Bangladesh in 1971. That is the normal reaction of the BJP. It is in the same line that you are quoting to me the Honorable Home Minister's reaction. For a minute, let us assume that this or that happened in 62, 65, 71. The question is, how does it have any relevance to the questions being asked by a democratic country of India in 2020? And yes, Honorable Home Minister, you are right. We do not have enough information because it is you, and you include the Defense Ministry, the PMO, and your ministry, which does not share information with us, which believes that the only Indians and the only nationalists are those in power, and those who are in the opposition are not sufficient nationalists to be taken into participatory governance, even on national security issues. So therefore, if we don't have knowledge, you still have to answer a democracy, the media, as to what is happening, be it in the Pangsoso, or be it in Galwan, or be it in Chushul. Whatever be your answer, the country stands behind our Jawans, behind you. But the point is, the answer cannot be that if 10 units were lost in 1962, and certainly there are many more facets of 62 I don't want to get into today, then you are excusing a loss of 5 units today in 2020. That would be turning logic on its head and making a mockery of Indian democracy, which is what you are doing. सर, एक सवाल लिख के आया है मित्र का, वो उत्तर प्रदेश में व्यापक अराजकता की बात पर बात करना, प्रश्न पूछना चाहते हैं, लॉलेसनेस पर बात पूछना चाहते हैं कि वो बात हो आपको लखीमपुर खीरी की या बलिया की, क्या कहना चाहते हैं? अत्यंत दर्दनाक है. मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं इसको राजनीतिक पहलू पहनाना, लेकिन ये पूरे देश के लिए शर्म से माथा झुकाने वाली बात है. हाथरस को छोड़िए, बलिया को छोड़िए, लखीमपुर खीरी को छोड़िए, आप एक व्यापक आंकड़े देखिए जो झूठ नहीं बोलते, जो राजनीति नहीं. हम शायद निकट भविष्य में अलग से आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे उसके विषय में. आज ही एनसीआरबी, जो देश का सबसे बड़ा क्राइम स्टैटिस्टिक ब्यूरो है, राष्ट्रीय औपचारिक, उसने प्रकाशित किया है एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन रोचक आंकड़ा. जो कम तबके की कम्युनिटीज हैं, विशेष रूप से एससी एसटीज, उनमें 2014 और 2019 के बीच में 19% उनके प्रति जो फौजदारी इंसिडेंट्स हुए हैं वो बढ़े हैं. एक आंकड़ा. दूसरा आंकड़ा कि सबसे ज्यादा ये बढ़े हैं उत्तर प्रदेश में.
उसके मेरे पास फिगर्स भी हैं, 38,000 से 45,000 हुए हैं ऑल इंडिया बेसिस पे, और यूपी का आंकड़ा याद नहीं, प्रकाशित है, कोई 12,000 के आसपास है। एससी सबसे ज्यादा प्रताड़ित जो हुए हैं उस प्रदेश में हुए हैं, और ये सब की उदाहरण है। लखीमपुर खेरी आज है, हाथरस परसों है, बलिया तरसों है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि उच्च पदाधिकारी उस सत्तारूढ़ पार्टी के उसका समर्थन कर रहे हैं। अभी आपने क्या देखा बलिया में, बीजेपी के जो माननीय वरिष्ठ लोकल नेता हैं वो कहते हैं कि इसने सेल्फ डिफेंस में किया है, इसकी कोई गलती नहीं। खड़े खड़े किसी की गोली लग गई, एक भरी मार्केट में गोली मार दी गई। हाथरस में मैं मर्डर की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूं, खून हुआ, उसकी नॉर्मल तहकीकात होती है, सीबीआई की बाद में हुई, विलंब हुआ, लेकिन जो आपने देखा वो कहीं भी देश में नहीं देखा है कि आप किसी को जला देते हैं, दफना देते हैं, खत्म कर देते हैं रात में, अनुमति नहीं लेते, और जो विक्टिम है उसके परिवार को घरबंदी में, नाकाबंदी में डाल देते हैं, न कि अक्यूज अभियुक्त को, जिसको 4-5 दिन बाद तक भी आप पकड़ नहीं पाते। तो ये तो एक, मैंने कहा, दुर्दशा है, और इसको हम बार बार उठाते रहेंगे। देश इससे शर्म से भरा हुआ है। आप इसमें राजनीति खेलते रहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें जो आक्रोश है उसको आप समझ नहीं रहे हैं, देश का, जनादेश का। धन्यवाद सर। अगला सवाल प्रेमांशु जी का है। प्रेमांशु। Sir, you are questioning the role of Yogi Adityanath as a Chief Minister of Uttar Pradesh and the lawlessness in the state. But what we are seeing that he is the most sought after leader for campaigning in Bihar by not only in BJP, by JDU also. So how do you see that? That proves my point. Normally, the ones which give the most divisive, incendiary, inflammatory, provocative speeches are the ones most sought after as star campaigners by a party known as the BJP. This only proves my point. Secondly, it has no relation to misgovernance in UP and exaltation to star status within your party. This shows the way the BJP's mind works. The more you misgovern, the higher star status you have as a campaigner. Thirdly, such people who divide and rule, who provoke and rule, who inflame and rule, are actually treated as prized possessions. That is the true character of the party we are talking about. थैंक यू सर। इनफैक्ट आज इस ब्रीफिंग के बाद बिहार कैंपेन लॉन्च मेरा क्वेश्चन रह गया है झा साहब बारी अब। हाँ, अच्छा, मैंने अपना हाथ पहले से वो कर रखा था, रेस कर रखा था। पूछ लूं? जी पूछिए। हाँ, ये सो मोटे पर ही है सर। मैं आप तो जाने माने वकील है, जैसा कि अभी लिविंग लेजेंड का लफ्ज इस्तेमाल किया आपके लिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि आप सिटिंग सुप्रीम कोर्ट की जज से इंक्वायरी कराई जाए, ये कराया जाए, क्या आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से FIR वगैरह लॉन्च नहीं की जा सकती, रजिस्टर नहीं की जा सकती उनके खिलाफ, जिनके बारे में आपने तस्करा किया, मेंशन किया? और दूसरा एक और सवाल है, वो उससे हटकर है। ये जो जस्टिस रमन्ना और आंध्रा CM के दरमियान जो टग ऑफ वॉर चल रहा है, जस्ट लाइक, उस पर आपका क्या कमेंट है? पार्टी का क्या स्टैंड है? जहां तक दूसरी बात का सवाल है, मैंने जवाब पिछले ठीक आज से 7 दिन पहले संडे में मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, तो मैंने आपको कहा था कि ऐसे मामले जो महत्वपूर्ण हैं, जिनमें बहुत बड़े बड़े व्यापक संवैधानिक मुद्दे उठते हैं, उसमें किसी राजनीतिक पार्टी को इस पोडियम से आज इस स्टेज पे टिप्पणी करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। मैंने औपचारिक रूप से आपको कहा था, और हमारी पार्टी का स्टैंड अभी भी वही है। दूसरा, मैंने कहा था कि ये मुद्दा जो एक अध्यक्ष पूरे पालिका के और भी ज्यादा जिम्मेवारी बनती है हर जिम्मेवार पार्टी की, पक्ष में हो या प्रादेशिक, कि वो इस प्रकार की कोई लूज कैजुअल टॉक, कोई टिप्पणी न करे। जहां तक आपका पहला प्रश्न है, देखिए, ये सब चीजें हमेशा कोर्ट कचहरी की बात नहीं, हम तो ये बात होती है एक हृदय के तार को हिलाने की राजनीतिक रूप से, इसलिए प्रेस के जरिए से प्रथम बताने की जो हम कर रहे हैं आज आपके समक्ष। दूसरा होता है
कि एफआईआर किसी राजनीतिक पार्टी की करने से क्या समझते हैं कि आपको एक्शन हो सकता है? आपके जरिए ये संदेश प्रसारित हो। और तीसरा, ये मांग करना अति आवश्यक है, और हम ये भी जानते हैं, मैंने पहले कह दिया आपको कि मांग मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जब चोर की दाढ़ी में तिनका है तो चोर अपनी दाढ़ी की निरीक्षण परीक्षण कैसे होने देगा? थैंक यू। मेरा एक छोटा सा सवाल है शशि थरूर के बारे में। सिंघवी साहब, अब तो 2 सवाल हो गए। एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल है, वो ये है कि शशि थरूर सही बात बोलते हैं मगर गलत वक्त पर बोलते हैं। अब ये सब चीजें मैंने आपको उत्तर दे दिया ऑलरेडी शशि थरूर जी के विषय में। ये तो अलग फ्रीडम ऑफ प्रेस है, आपके सोचने का तरीका है, लेकिन आपको उत्तर जो है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ जिम्मेवारियों का निर्वहन आप लोगों को भी करना है कि कौन सी बात कब उठाई जाए। इस समय जनता के मुद्दे उठाइए, क्योंकि चुनाव है। बेरोजगारी के, किसानों की बदहाली के, ये मुद्दे उठाएं, देश को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। आखिर में सर मैं धन्यवाद करता हूं आपका, धन्यवाद करता हूं अपने सभी प्रेस से मित्रों का और अपने सहयोगियों का। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग ऑन संडे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।